हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। हम आज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है मानव जनन। ठीक है, क्या है? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग स्टार्ट करके इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, क्या है? अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके कार्य को लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन को क्या होता है ना, एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत घुमा फिरा के बोल देता है कि एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर भी एक ही लिखना होता है। लेकिन क्या करता है वो, बहुत घुमा फिरा के मतलब ऐसा पूछेगा कि जैसे लगेगा कि कहीं और से क्वेश्चन उठा के दे दिया है, कहीं और से क्वेश्चन क्या किया है, ला के दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अपरा की परिभाषा लिखिए। अपरा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, या तो पूछेगा अपरा क्या होता है, या तो आपको जैसे इसमें मैं 3-4 को तरीके से पूछा, अपरा क्या है, अपरा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। या तो ऐसे पूछ देगा कि एक अपरा के किसी एक कार्य को बताइए, या फिर अपरा के 2 कार्य को बताइए। तो ऐसे बहुत तरीके से पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरा को हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा भी। ठीक है, अपरा की इंग्लिश होती है प्लेसेंटा। ठीक है, तो अपरा होता क्या? अपरा वह संरचना होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जरायु स्तनियों में विकासशील या फिर भ्रूण गर्भ क्या करता है, भोजन ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करता है, भोजन ऑक्सीजन जो गर्भवती होती है उनसे प्राप्त करता है। तो किसके द्वारा प्राप्त करता है? जो गर्भवती माँ होती है। ठीक है, जो गर्भवती माता होती है, गर्भवती। ठीक है, जो गर्भवती मादा होती है तो उसके भ्रूण में जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको पोषण न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? किसी के थ्रू तो जाना चाहिए। तो किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके थ्रू जाता है? अपरा के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उनमें जो बेबीज़ होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और क्या होता है, ब्लड की भी ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सारा जो ब्लड है या फिर जितना भी न्यूट्रिशन है सब कुछ इसमें चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो कुछ प्योर होते हैं, कुछ अनप्योर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला जाए, जो शुद्ध है अशुद्ध है सारा इसमें चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन है कि अशुद्ध ऑक्सीजन है, सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू चला जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ शुद्ध चीज़ें ही जाती हैं। क्या? जैसे शुद्ध ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोषण हो गया, रुधिर हो गया, रुधिर मतलब ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, सिर्फ शुद्ध चीज़ें ही जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसकी जो बाह्य प्रकृति होती है, जो बाह्य कला की प्रकृति होती है, उसके आधार पे भी अपरा क्या होता है, पीतक कोश कहते हैं। क्या होता है? पीतक कोश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीतक कोश। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में योल्क सेक। ठीक है, तो जो बाह्य कला होती है, ठीक है, क्या होती है, बाह्य कला जो होती है, जो होती है बाह्य कला जो होती है, उद्गम के आधार पे अपरा क्या होता है, अपरा योल्क पीतक योग होता है। इसमें भी कौन से होते हैं? जो जरायुज होते हैं। कौन से होते हैं? तो जरायुज होते हैं। सभी में नहीं पाया जाता प्लेसेंटा, कि ऐसा नहीं होता है कि जो अंडे देते हैं उनमें भी प्लेसेंटा पाया जाता है, तो नहीं। ठीक है, जो जरायुज होते हैं, ठीक है, जरायुज होते हैं। और कौन से होते हैं? मेटाथीरिया होते हैं, मेटाथीरिया।
मेटाथीरिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या क्या जाता है। तो क्या क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, हमारा पोषण जाता है, न्यूट्रिशन, उसके बाद जो जाता है रुधिर जाता है। और इसमें सारे एनिमल्स में नहीं होते, किस में होते हैं, तो जराइज हो गया, मेटाथीरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद के प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके उसमें पूछा है कि इसका जो प्रकार होता है, ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पीतक कोश हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पीतक कोश अपरा, कौन सा हो गया, तो पीतक कोश अपरा हो गया। फिर जरायुज अपरा हो गया, तो पहला क्या होगा, पीतक कोश अपरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योल्क सेक प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, योल्क सेक प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो अपरा पीतक कोश होता है, इसे किसका बना होता है, ये अपरा पीतक का बना होता है। ये किसका बना है, तो अपरा पीतक का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, ये अपरा पीतक का बना होता है। और इसमें जो होता है, इसमें मेन होता है, किस में पाए जाते हैं, इसका जो एग्जाम्पल्स होते हैं किस में पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या होता है, पहला तो सबको क्लियर हुआ कि पीतक कोश अपरा क्या होता है, योल्क सेक प्लेसेंटा। ठीक है, योल्क सेक, ठीक है, योल्क सेक प्लेसेंटा क्या होता है। इसके बाद आपका जो है कोरिया, ठीक है, कोरिए लेंटिका, कोरिए लेंटेटाई, या फिर इसको ले कोरिया लेंटाइक। ठीक है, कोरिया लेंटाइक अपरा। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, कोरिया लेंटोइक प्लेसेंटा। ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है कोरियन और एंटिका का। किसका बना होता है, कोरियन, ठीक है, और जो कोरिया लेंटाइक अपरा होता है, किसका बनता है, कोरियन का, और कोरिया और किसका बनाता है, एलेंटाइक का। यहाँ ठीक है, कोरियन और एलेंटाइक का बना होता है। और इसमें क्या होता है, किसका, ये सब क्या है, ये झिल्लियों के नाम है, किसका, मेम्ब्रेन का नाम है। ठीक है, ये क्या है, झिल्ली का नाम है। ठीक है, और इसमें किस जंतु में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मनुष्य में। ठीक है, और आपका जो पीतक कोश था वो किस में पाया जा रहा था, वो कंगारू में, किस में, कंगारू में। ठीक है, मैंने उसमें गलती से बोल दिया था मनुष्य में, लेकिन वहाँ पे वो कंगारू रहेगा। ठीक है, मनुष्य इसमें रहेगा, जैसे मनुष्य। ठीक है,
और जो पहला था ये तो आपका दूसरा है, और जो पहला था ठीक है, तो दूसरे का क्या होगा, मनुष्य पाया। और जो तीसरा है, ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ कि पहले का जो था पीतक कोष अपरा था, वो किस में पाया जा रहा था, कंगारू में पाया जा रहा था। और जो दूसरा था आपका कैरिया, ठीक है, कैरिया आलेंटाइक, ठीक है, ये किस में पाया जा रहा था, मनुष्य में। और आपका तीसरा क्या है, जरायुज अपरा। क्या है, जरायुज अपरा। ठीक है, ये किस में पाया जाता है आपका, ये यूरेथ्रियन प्राणी में। किस में पाया जाता है, यूरेथियन प्राणी में। ठीक है, किस में पाया जाता है, यूरेथ्रियन प्राणी में, यूरेथियन प्राणी में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, कोरियन झिल्ली का बना होता है। ये जो जरायुज होता है किसका बना होता है, कोरियन झिल्ली का। किस झिल्ली का बना होता है, कोरियन झिल्ली का। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है, जरायुज अपरा किसका बना था, कोरियन झिल्ली का। और किस में पाया जाता है, यूरेथियन प्राणी में पाया जाता है। इसके बाद इसमें क्या पूछा है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या होते हैं, अपरा के कार्य। ठीक है, तो अपरा के कौन कौन से कार्य होते हैं। जो अपरा के कार्य होते हैं, इसका मेन कार्य होता है जो विकसित भ्रूण होते हैं उसमें ऑक्सीजन और पोषण पदार्थ भेजने का कार्य करता है। क्या होता है, जो विकसित भ्रूण होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषण ठीक है, तो क्या करता है, ये विकसित भ्रूण में क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। और क्या क्या करता है, जो अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें ऑक्सीजन ही पहुंचाता रहे, पोषण ही प्रदान करता है, रुधिर ही पहुंचाता रहे, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ को निकालने में भी क्या करता है, सहायता करता है। में भी सहायता करता है। ठीक है, सहायता करता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। तो अपरा के कार्य कौन कौन से होते हैं, विकसित भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। और क्या क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ में क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को जो उत्सर्जित पदार्थ है भ्रूण से रुधिर में विसरण भी कार्य करता है। विसरण मतलब उसको बाहर निकालने में भी क्या करता है, सहायता करता है। या तो बोल सकते हैं कि क्या करता है, विसरण करने में भी सहायता करता है। या तो बोल सकते हैं कि जो माता के रुधिर में जो चले जाते हैं, या तो इसे भी बोल सकते हैं कि जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, ऐसा नहीं कि जो गर्भवती में जो उसमें बच्चे हैं, ठीक है, उसमें चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो वापस जो गर्भवती स्त्री है, ठीक है, गर्भवती जो मादा है उसके रुधिर में प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, गर्भवती महिला के रुधिर में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ कि जो उत्सर्जित पदार्थ है विसरण की सहायता, विसरण के द्वारा जो तो गर्भवती मादा के रुधिर में
चला जाता है उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं। उसके बाद क्या कार्य करता है, जो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स होते हैं गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु को क्या करता है, सहायता करता है। और जो उसका नेक्स्ट कार्य क्या है, नेक्स्ट कार्य क्या है, जो अपरा द्वारा क्या करता है, स्रावित हार्मोन्स होता है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन, ठीक है। जो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है उसको गर्भावस्था में बनाए रखने का कार्य भी करता है। हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। और क्या होता है उसमें और उसमें क्या होता है, जो शिशु जन्म लेते हैं, ठीक है, शिशु जन्म में भी क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। कौन, जो हार्मोन्स होते हैं, शिशु जन्म में सहायता करते हैं। कौन सहायता करते हैं, तो हार्मोन से सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, तो ये क्या कहते हैं, जो अपरा होता है ये अवरोधक का भी कार्य करता है। क्या करता है, सेलेक्टिव बैरियर का भी कार्य करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चयनात्मक अवरोधक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सेलेक्टिव बैरियर। जैसे रोड पे होता है ना, रोड अगर आगे खुदाई की जाए तो आगे लगा देंगे ना येलो येलो करके, हाँ बैरियर लग गया, या फिर कुछ भी होता है तो पुलिस वाले लगा देते बैरियर, किसके आगे नहीं जाना है। तो वैसे प्लेसेंटा बीम भी होता है। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ को जाने देगा, जो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है उसको भी वो जाने देगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होते हैं, वो सेलेक्टिव बैरियर की तरह होता है, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लाभदायक है, जो शिशु को हेल्पफुल है, ठीक है, जो शिशु को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसी चीज़ों को ये जाने देता है, बाकी चीज़ों को नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसका कार्य यही होता है कि जो चयनात्मक अवरोधक होता है, सेलेक्टिव बैरियर होता है, तो जो चीज़ शिशु को जन्म में या फिर उसको प्रोटेक्ट या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, उसके पोषण के लिए अच्छा है, उसी को क्या करता है, सिर्फ उसी न्यूट्रिशन उसी पोषण को जाने देता है, बाकी चीज़ों को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इसका कार्य ये होता है। जैसे नहीं हम लोग चाय वाय छानते तो चाय छन्नी का उपयोग क्यों करते हैं, ऐसे डायरेक्ट चाय नहीं पी ले, तो चाय छन्नी का उपयोग तो जितनी भी खराब चीज़ें होती है जो नहीं पीने लायक उसको क्या करता है, वो रोक देता है। तो उसी तरह ये भी होता है सेलेक्टिव बैरियर भी, ठीक है। तो जो शिशु के लिए लाभदायक होते हैं सिर्फ उसी चीज़ों को वो जाने देता है, बाकी चीज़ों को क्या करता है, रोक देता है, ब्रेक कर देता है। उसके बाद आपका क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणी गर्भ झिल्लियों क्या है, भ्रूणी गर्भ झिल्लियों पे टिप्पणी कीजिए, या तो बोला कि किन्हीं दो झिल्लियों का नाम बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बोल देगा कि इसका झिल्ली का नाम बताओ, या फिर उसके बारे में बताओ, या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो भ्रूणी झिल्लियाँ पर क्या कहते हैं, टिप्पणी कीजिए। इसमें कौन कौन सी झिल्ली होती है, तो ये कितने झिल्ली होती है, 3 झिल्लियाँ होती है। कौन कौन सा होता है, पीतक कोष होता है, एमनियन और कोरियन होता है, और तीसरा झिल्ली क्या होता है, अपरा पोशिका। क्या होता है, अपरा पोशिका। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में।
तो पहला कौन सा होता है, जो भ्रूणी झिल्लियाँ होती हैं, वो पहला क्या है, पीतक कोष। क्या है पहला, पीतक कोष। ठीक है, अब देखते हैं पीतक कोष क्या होता है। पीतक कोष आपका क्या होता है, ये क्या होता है, भोजन का मुख्य, भोजन का स्रोत होता है। ठीक है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, पीतक कोष होता है। ठीक है, ठीक है, पीतक क्या होता है भोजन का मुख्य स्रोत होता है। जो पीतक कोष होता है वो क्या होता है, भोजन का मुख्य स्रोत होता है। और ये क्या होता है, ये पीतक कोष क्या होता है, ये निवेशित कला। ठीक है, क्या निवेशित कला मतलब इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन, वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है, निवेशित या तो इसको बोल देते हैं इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया कि पीतक कोष क्या होता है, ये क्या होता है, भोजन का मुख्य स्रोत होता है। भोजन क्या होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, मुख्य स्रोत होता है। और ये क्या होता है, जो इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। कौन से मेम्ब्रेन द्वारा, इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, पीतक कोष कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पीतक कोष, ठीक है, क्या बोलते हैं, पीतक कोष, योल्क सेक कहते हैं। ठीक है, ये तो या तो वो क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, पीतक कोष बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये पीतक कोष का रक्षा भी करता है। अगर मैंने बताया भाई कोई भी अगर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर जो बाहरी लेयर है तो ये इसका प्रोटेक्ट करेगी ना। अगर मान लो ये लेयर हटा दिया हम लोगों ने तो ये डायरेक्ट कुछ भी होगा तो इस लेयर पे होगा। अगर ये लेयर रहता है तो पहले इस लेयर पे कुछ भी अटैक होता है तो ये लेयर बची रहती है। ठीक है, तो वही क्या बोलता है कि ये पीतक कोष को रक्षा प्रदान करता है। पीतक कोष का रक्षा करता है। हम लोग के भी जो बाहरी लेयर होते हैं तो हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन का ही कार्य करती है ना। हमारी जो बाहरी स्किन होती है हमारा क्या करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया सब कुछ होता है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग का क्या होता है तुरंत कोई चीज़ जर्म्स या फिर कुछ अटैक कर दे तुरंत हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग को तो कुछ तो उसका बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। पीतक कोष क्या होता है, तो क्या होता है, मुख्य भोजन का स्रोत होता है। और क्या होता है इसमें किस झिल्ली से घिरा होता है, निवेशित झिल्ली से। इसको और एक नाम से बोल सकते हैं, इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। और इसको क्या बोलते हैं, योल का सेक कहते हैं। उसके बाद जो होता है क्या होता है, पीतक कोष की रक्षा भी करता है। ठीक है, क्या कहता है, पीतक कोष पीतक की रक्षा भी करता है। जो पीतक कोष होता है किसकी रक्षा करता है, तो पीतक की रक्षा करता है। ठीक है, पीतक की रक्षा करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे क्या करता है, उसे पचाता और अवशोषित भी करता है। ठीक है, उसे पचाता और अवशोषित करता है। किसे करता है, तो पीतक को पचाता और अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है, तो पीतक को। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए क्या क्या काम करता है। और उसका जो इस प्रकार का जो भ्रूण पोषण होता है, क्या होता है, भ्रूण पोषण का प्राथमिक अंग होता है जिसमें रुधिर का भी निर्माण होता है। ये क्या होते हैं, पीतक क्या होते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, भ्रूणपोष का प्राथमिक अंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, तो ये रुधिर बनाने में भी कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये क्या क्या काम करते हैं, इसमें रुधिर का भी निर्माण होता है, ठीक है। किसमें रुधिर का निर्माण होता है, तो रुधिर बनाने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रुधिर का निर्माण भी होता है। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ। पीतक कोष क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या होते हैं पीतक कोष, तो क्या होते हैं, ये भोजन का मुख्य स्रोत होता है और इसमें क्या होता है, निवेशित झिल्ली द्वारा घिरा होता है और जिसे पीतक कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, योल्क सेक कहते हैं। और इसमें क्या जो पीतक कोष होता है वो क्या करता है, पीतक को रक्षा प्रदान करता है और उसे पचाता और अवशोषित भी करता है। और इसमें क्या होता है, ये भ्रूणपोष का क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये रुधिर का निर्माण भी करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एमनियन और कोरियन। क्या है, एमनियन और कोरियन। ठीक है, तो दूसरा देखते क्या है, एमनियन और कोरियन। ठीक है, एमनियन और कोरियन। तो एमनियन और कोरियन क्या होता है, ये साथ साथ विकसित होते हैं। जो एमनियन और कोरियन होता है, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एमनियन पहले हो गया और कोरियन बाद में होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों साथ साथ विकसित होते हैं। ठीक है, जो एमनियन और कोरियन क्या होते हैं, ये दोनों साथ साथ विकसित होते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, और ये जो आंतरिक स्तर होता है, ठीक है, जो आंतरिक स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियन। ठीक है, जो आंतरिक स्तर होता है ये क्या होता है, जो आंतरिक स्तर होता है, ठीक है, आंतरिक स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एमनियन कहते हैं। आंतरिक स्तर होता है उसे एमनियन कहते हैं, एमनियन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो आंतरिक स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, एमनियन कहलाता है। और जो बाह्य स्तर होते हैं, ठीक है, कौन सा, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। किसका बाह्य स्तर होता है, तो भ्रूण का जो बाह्य स्तर होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो भ्रूणी होता है, जो गर्भ झिल्लियाँ होती है, तो जो गर्भ की जो आंतरिक स्तर होता है उसको क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। और जो बाह्य स्तर होता है उसको कोरियन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो एमनियन और कोरियन के जो बीच का जो भ्रूण होता है, क्या होता है, एमनियन और कोरियन के जो बीच का भ्रूण होता है उसे कोरियन गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोरियन गुहा, कोरियन गुहा, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है, तो एमनियन, ठीक है, ये एमनियन और कोरियन के जो बीच की जो स्पेस होती है, जो स्तर होता है, प्रगुहा होता है, उसे कोरियन, ठीक है, कोरियन गुहा, ठीक है, या तो इसको कोरियोनिक गुहा भी बोलते हैं, कोरियोनिक, कोरियोनिक कैविटी, ठीक है, ठीक है, कोरियोनिक कैविटी भी कहते हैं। यहाँ तो सबको क्लियर हुआ कि क्या कहता है कोरियन, क्या कहता है, ये साथ साथ दोनों विकसित होते हैं, ठीक है। और इसका जो आंतरिक स्तर होती है, जो किसकी आंतरिक स्तर होती है, जो गर्भ झिल्ली की जो आंतरिक झिल्ली जो मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। और जो बाह होती है उसे क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। और जो कोरियन और कोरियन क्या एमनियन के बीच की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कैविटी बोलते हैं, या फिर कोरियोनिक गुहा बोलते हैं। इतना तो सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं। तीसरा क्या है, अपर पोशिका, क्या है, अपर पोशिका, ठीक है। तो तीसरा क्या है, अपरा पोशिका, ठीक है। ये क्या होता है, अपरा पोशिका जो होता है ये एमनियन और कोरियन के बीच की गुहा होती है। जो एमनियन और कोरियन के बीच जो भ्रूण की बाह्य प्रगुहा होती है वो अपरा पोशिका पाई जाती है। किसके किसके बीच की होती है प्रगुहा भ्रूण की, तो एमनियन और कोरियन, क्या होता है, एमनियन और कोरियन, ठीक है। एमनियन और कोरियन के बीच जो भ्रूण प्रगुहा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, भ्रूण की प्रगुहा, ठीक है। एमनियन और कोरियन के बीच भ्रूण का बा प्रगुहा, ठीक है, क्या होती है, एमनियन और कोरियन के बीच के जो भ्रूण का जो बाह्य प्रगुहा होता है, ठीक है, क्या होता है, बाह्य प्रगुहा में क्या होता है, बाह्य प्रगुहा में, ठीक है, क्या होता है, अपरा पोशिका, क्या होता है, अपरा पोशिका, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ क्या क्या पाया जाता है। तो जो कोरियन और क्या होता है एमनियन के बीच के जो भ्रूण की जो बाह्य प्रगुहा होती है उसमें क्या होती है, क्या होता है आपका अपरा पोशिका पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, ये आशय जो होता है आपका आशय, ठीक है, एक आशय से इसकी संरचना होती है, ठीक है, एक समान इसकी संरचना होती है, क्या होती है, ऐसा नहीं कि घट-बढ़ होता है, ये क्या होती है, समान संरचना की होती है, समान संरचना की होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये समान संरचना का होता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसमें कितने दिन का होता है, ये कब जो लगभग होता है कितने 28 डे का, ठीक है, ये जिसका होता है 28 दिन का, ठीक है। कितने दिन का होता है जिसका उमाशयन लगभग क्या होता है, उमाशयन, उष्मायन, ठीक है। तो कितने दिन का ये होता है, 28 दिन का, क्या होता है, अपरा पोशिका होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो अपरा पोशिका जो भ्रूणी होता है, ठीक है, अपरा जो श्वसन अंग होता है, क्या होता है, श्वसन अंग, ठीक है। इसमें जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, अंग का ठीक है, जो श्वसन होता है वो क्या होता है आपका, जो अपरा पोशिका भ्रूणी होता है, ठीक है, अपरा पोशिका भ्रूणी जो होता है वह श्वसन अंग तथा भ्रूणी, ठीक है,
ठीक है। श्वसन अंग और क्या होता है, ये श्वसन अंग और क्या होता है, श्वसन अंग तथा भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करता है। श्वसन अंग और ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ कि जो परापोशिका होती है, अपरापोशिका होती है, उसका क्या क्या कार्य होता है। तेमनियन और कोरियन के बीच की जो भ्रूण का जो बाह्य गुहा होता है वो अपराकोशिका पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, बाह्य गुहा में, भ्रूण के। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये समान संरचना की होती है। इसका जो उस्मायन होता है कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है। और इसका जो अपराकोशिका भ्रूणी होता है वो श्वसन अंग और क्या कहते हैं, भ्रूणी मूत्राशय का भी कार्य करता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, जो अपराकोशिका की थैली होती है, इसके एक तरह की जो अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली होती है, जो क्या करती है, भ्रूण के कचड़ी को भी बाहर निकालने का भी कार्य करती है। एक थैली के समान होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करती है, बाहर निकालने का भी कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता रहता है उसके समान भी क्या करती है, अपराकोशिका भी बढ़ती रहती है। किसके साथ ये बढ़ती रहती है, तो भ्रूण के साथ। किसके साथ, भ्रूण के साथ। ठीक है, जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता रहता है वैसे वैसे अपराकोशिका भी बढ़ती रहती है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुई कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व। तो पोषक, ठीक है, भ्रूणी झिल्लियाँ कौन कौन सी होती है, तो अपराकोशिका हो गया, पीतक कोष हो गया, और वो एमनियन और कोरियन। यहाँ तक सबको क्लियर हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मानव में विषण उदर गुहा बाहर क्यों होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नर मानव में जो विषण उदर गुहा होती है वो बाहर क्यों होती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो जो मानव में जो होता है जो नर मानव में जो विषण उदर गुहा होता है वो बाहर क्यों होता है। तो जो नर मानव में जो विषण गुहा शरीर के बाहर होता है, विषण कोष में उपस्थित होता है। किसमें होता है, ये विषण कोष में उपस्थित होता है। विषण कोष में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, विषण कोष में उपस्थित होता है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर से जो होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो नर मानव का जो विषण गुहा होती है वो क्या होता है, उसका जो विषण कोष में उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं स्कोट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोकम। ठीक है, इसको स्कोट्रम बोलते हैं। स्क्रोटम। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये विषण कोष में उपस्थित होता है। इसका जो बॉडी टेम्परेचर से कितना डिग्री कम होता है, तो 2 से 3 डिग्री क्या होता है, ये कम होता है। और इसका जो तापमान जिस पर क्या करता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो किस टेम्परेचर, अगर मान लो कि बॉडी टेम्परेचर हमारा कितनी डिग्री होती है, 37 डिग्री होती है। ठीक है, अगर 3 कम कर देंगे तो कितनी डिग्री हो जाएगी, 34 डिग्री। ठीक है, तो इस डिग्री पे मान लो। ठीक है,
तो ये 2 से 3 डिग्री कम पे क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इतना तो सही है। तो क्या होता है इसमें, इस डिग्री पे क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर शरीर का तापमान अधिक हो, ठीक है, क्या हो, सपोज शरीर का तापमान अधिक हो, शरीर का तापमान अधिक हो तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। तो शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होगा। ठीक है, संभव नहीं होगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अतः अगर जो विषण मूल अवस्था से हटकर क्या होती है, किसमें, जन्म के पश्चात। ठीक है, अतः क्या होता है, जन्म के समय जो होता है, क्या होता है यहाँ पे, जन्म के समय जो विषण कोष हटकर क्या होता है, अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो इतना तो सबको क्लियर हुआ कि नर मानव में जो विषण उधर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, बाहर क्यों होते हैं, तो क्या होता है, विषण कोष में उपस्थित होते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है, नर मानव में जो विषण होते हैं कहाँ उधर होता है, तो विषण कोष में उपस्थित होता है। और क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, 2 से 3 डिग्री कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। और क्यों होता है, तो उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर शरीर का तापमान अधिक होता है तो क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जन्म के समय विषण कोष क्या होता है, हटकर अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। इतना तो सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसका जो PDF है इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विदलन को परिभाषित कीजिए। किसको, विदलन को परिभाषित कीजिए। या तो क्वेश्चन पूछ भी हो सकता है कि विदलन और समष्टि विभाजन में अंतर क्या है। ठीक है, तो विदलन क्या होता है, ठीक है, तो विदलन क्या होता है, जो विदलन होता है निषेचन के 24 घंटे बाद। ठीक है, किसके, विदलन, विदलन क्या होता है, निषेचन के 24 घंटे बाद। ठीक है, विदलन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो कितने घंटे बाद होती है, 24 घंटे बाद जो होती है, क्या होती है, विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें युग्मनज में कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज होता है जाइगोट में, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। और क्या होता है, ये सतत होता है। ठीक है, बढ़ते हुए, ठीक है, ये क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। और क्या होता है, ये सतत होता है। सतत मतलब कंटिन्यू होता है। तो क्या होता है, जो डिवीजन की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, ये बढ़ते हुए क्रम में होती है। और क्या होती है, सतत मतलब कंटिन्यू होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें और सतत भी होती है, और क्या होती है, घटते हुए भी क्रम में होती है।
ठीक है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि जो युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा जो क्या होता है, लगातार क्या होता है, लगातार इसकी संख्या संख्या क्या होती है, बढ़ती हुई संख्या होती है, और क्या होता है, घटती हुई भी आकार के कोशिकाओं में होती है, और क्या होता है, सतत विखंडन भी होता है। क्या होता है, सतत विखंडन भी होता है। सतत विखंडन मतलब टूटता है, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, टूटता रहता है, मतलब अगर बनेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर अगर टूट जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर बनेगा तो ये बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में और सतत मतलब कंटिन्यू ये प्रक्रिया होती रहती है समसूत्री विभाजन की, जो विदलन में होता है, ठीक है। विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। निषेचन के कितने घंटे बाद होती है, तो 24 घंटे बाद क्या होती है, विदलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसमें नेक्स्ट इसी में पूछा क्या है कि विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। तो विदलन क्या होता है, विदलन में अंतर क्या क्या होते हैं, तो ये क्या आता है, विदलन युग्मनज में होता है, ठीक है। विदलन कहाँ पे होता है, तो ये युग्मनज में होता है, लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है, आपका दैहिक कोशिका में। कहाँ होता है, दैहिक कोशिका में। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो विदलन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, विदलन का देखेंगे और देखेंगे समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये क्या होता है, ये युग्मनज कोशिका में होता है, और ये क्या होता है, ये दैहिक कोशिका में होता है, ठीक है, दैहिक कोशिका में, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। जो विदलन का प्रक्रिया होता है, ये विदलन जो होता है युग्मनज में होता है, और जो समसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे होता है, ये दैहिक कोशिका में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो विदलन की प्रक्रिया होती है इसका अंतरावस्था क्या होता है, छोटी होती है। क्या होता है इसमें, अंतरावस्था क्या होती है, ये छोटी होती है, ठीक है। ठीक है, और जो समसूत्री विभाजन की होती है अंतरावस्था क्या होती है, ये अंतरावस्था इसकी क्या होती है, बड़ी होती है। या तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन होता क्या है, ठीक है। समसूत्री विभाजन को परिभाषित कीजिए या फिर विदलन को परिभाषित कीजिए, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस दोनों में अंतर बताइए, या तो बस एक ही पूछ सकते थे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। इसको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, आपके दैहिक कोशिका में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है आपका, ये अंतरावस्था इसकी क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हुए। ये क्या होती है, इसका युग्मनज कोशिका में होती है, और जो समसूत्री विभाजन होता है वो क्या होती है, दैहिक कोशिका में होती है। इतना तो सबको क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, इसको जो अंतरावस्था में जो डीएनए कोशिका द्रव्य का संश्लेषण करती है, कौन करता है, समसूत्री विभाजन जो होती है इसमें जो डीएनए होता है, क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या कहता है, इसकी अंतरावस्था में जो डीएनए और कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण करती है, किसकी, अंतरावस्था और क्या करता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अंतरावस्था और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है,
संश्लेषण होता है, ठीक है। या तो बोल सकते हैं डीएनए का सिंथेसिस भी होता है। और इसमें क्या होता है, विदलन में जो होता है इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। ये किस में होता है, सिर्फ अंतरावस्था में होता है। किस में होता है, अंतरावस्था में, ठीक है। अंतरावस्था में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अंतरावस्था और कोशिका द्रव्य दोनों में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हुआ है। और क्या क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है। क्या होती है, कोशिका की वृद्धि होती है। और जो आपका इसमें है समसूत्री विभाजन में क्या होती है, कोशिका की वृद्धि नहीं होती है। विदलन में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका की वृद्धि होती है, ठीक है। किसमें होती है, विदलन में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है। लेकिन जो होता है समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। कोशिका की ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हुए। इसके बाद एक आध पॉइंट और इसमें क्या है कि जो भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती तो क्या कहता है, युग्मनज के आकार का ही बना रहता है। अब जब इसके कोशिका में क्या होता है, जब कुछ अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और जो विदलन में क्या होता है, विदलन में जब कोशिका की वृद्धि नहीं होती तो क्या कहता है, युग्मनज के आकार का ही बना रहता है। आकार का बना रहता है। और ये क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है और ये क्या होता है, साथ साथ आकार भी बढ़ता है। कोशिका की वृद्धि की संख्या भी बढ़ती है और इसका आकार भी बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका कोशिका में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ तो सबको दिख रहा है ना, कोशिका में क्या होती है, कोशिका में वृद्धि होती है और साथ ही इसका क्या होता है, आकार भी बढ़ता रहता है, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हुआ कि विदलन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो विदलन आपका क्या होता है, तो ये युग्मनज कोशिका में होती है जो, लेकिन जो आपका समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है, दैहिक कोशिका में होती है। और जो समसूत्री विदलन में जो होते हैं अंतरावस्था क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन जो समसूत्री विभाजन में होता है इसकी अंतरावस्था क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, विदलन में तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि अंतरावस्था में जो डीएनए का संश्लेषण होता है। लेकिन जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य और अंतरावस्था दोनों में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, फिर विदलन में होता है कोशिका की वृद्धि नहीं होती है। अगर कोशिका की वृद्धि नहीं होगी तो उसका आकार जो पहले था वही बना रहेगा, मतलब युग्मनज के आकार का ही बना रहता है, ठीक है। अब जो समसूत्री विभाजन में कोशिका की वृद्धि होती है तो उसका आकार जो होता है क्या हो जाता है, उसके आकार में वृद्धि होती है और साथ में उसका आकार भी बढ़ता रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और ये आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।